welcome back to Parcham classes. I'm Bhumika Prajapati. So as you all can see कि परचम ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, दैट इज़ एसएससी कोर्स. सो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके जीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, इन सभी को कवर किया जाएगा. इस कोर्स को इस तरीके से बिल्डअप किया गया है ताकि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है लाइक CGL एंड CHSL उसकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, बूस्ट किया जा सके. सो मेक श्योर इस कोर्स को एक बार परचम की एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए. सो देखिए आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जो कि है क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन को भारत क्यों भेजा गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया. तो ये सारी ही डिटेल्स को आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा. ओके. तो पहली चीज़ हम क्रिप्स मिशन के बारे में अगर बात करें तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है. एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एमर्ज होता हुआ दिख रहा था बिकॉज उन्होंने ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज जो कि एशिया में थी उसको जीत लिया था. एंड उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी वहाँ के लोग ऑलरेडी ब्रिटेन के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे. उन सभी लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए था और एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स जो है उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा थी. क्लियर. तो यहाँ पे ब्रिटेन एक चीज़ समझ गई थी कि भैया अगर हमें जापान को हराना है और जापान का इन्वेजन रोकना है भारत में होने से तो हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिएगा. ठीक है. कुछ भी हो जाए हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिएगा. हमें चाहिएगा कि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा सपोर्ट करें. हम लोग तब भी वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड चल रहा है उसे जीत सकते हैं. So being very familiar of the scenario that was going on, ब्रिटेन ने क्या करा, उन्होंने एक क्रिप्स मिशन जो है वो भेजा भारत में जिसमें कुछ प्रपोजल्स जो है उन्होंने भेजे थे. क्लियर. जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल क्रिप्स मिशन का था वो ये था कि हम लोग तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं. नाउ ये वो टाइम था जहाँ 1930 में इंडियंस ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल डोमिनियन स्टेटस से चेंज होकर क्या हो चुका था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. क्लियर. ये कौन सा सेशन था, 1929 का लाहौर सेशन था जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने अपना गोल चेंज कर लिया था फ्रॉम स्वराज, ठीक है, या डोमेनियन स्टेटस या सेल्फ रूल से लेके पूर्ण स्वराज जो है वो अपना गोल कर लिया था. तो क्या इंडियन सपोर्ट करेंगे क्रिप्स मिशन को जो कि ये प्रपोजल लेकर आए हैं कि भैया हम तुम्हें डोमेनियन स्टेटस देने को तैयार है, इन रिटर्न तुम हमारे साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में चलो और हमारा सपोर्ट करो. क्लियर. तो ये था क्रिप्स मिशन इन शॉर्ट अगर आप लोगों को बताऊं तो. राइट. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जापान ने कहाँ कहाँ अटैक करा, क्या सीन चल रहा है, उन सभी चीज़ों को अब देखेंगे. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया क्रिप्स मिशन. ओके. अब हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत भेजी गई थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. कब आई थी तो मार्च 1942 में आई थी. क्यों आई थी? टू ऑब्टेन इंडियन कोऑपरेशन फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मतलब मेन मकसद ही क्या था कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तुम्हारी मदद चाहिए हमें. क्लियर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दिस जो मिशन जो आया था भारत में, इट वाज हेडेड बाय सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स. ठीक है. इसलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है. तो हु हेडेड दिस मिशन, तो वो थे सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि एक लेबर मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी के मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल की कोएलिशन गवर्नमेंट में इन ब्रिटेन. ठीक है. बिकॉज उस समय ब्रिटेन के मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे विंस्टन चर्चिल. विंस्टन चर्चिल जो है वो लेबर पार्टी को से थे एंड उन्हीं का एक मिनिस्टर था जिनका नाम था रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स. उन्हें भेजा गया था भारत कि तुम जाओ और इंडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करो सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके. अब हम बैकग्राउंड देख लेते हैं. ठीक है. बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि जापान जो है वॉज एडवांसिंग आउटसाइड द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. ठीक है. बर्मा जो है ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुका था. ठीक है. एंड द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन ऑन इंडिया वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था और इसलिए ब्रिटेन के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था कि इंडियंस उनका सपोर्ट करें. ठीक है. सो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड दैट ब्रोक आउट इन 1939, उस समय जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो.
declared India a party to the war as part of British Empire। मतलब यहाँ पर वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ये करा कि बिना इंडियंस के साथ डिस्कशन करे, उनके राय लिए, उनको बताए बिना उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस जो है आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट ब्रिटिश एम्पायर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो दिस वॉज डन विदाउट कंसल्टेशन विद इंडियंस एंड दिस लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। ऑब्वियसली चुप नहीं बैठेंगे भैया, तुमने पूछा तक नहीं हमसे कि क्या है, ठीक है, हमसे पूछो, हमसे कंसल्ट करो, हमारी परमिशन तो लो, हमारे ही देश के लोगों को तुम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ले जाने की बात कर रहे हो और हमसे ही तुम परमिशन नहीं ले रहे हो। परमिशन तो छोड़ो, तुमने बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिक्लेरेशन पे काफ़ी बुरी तरीके से प्रोटेस्ट करा एंड द पार्टी लीडर्स हु आर हेडिंग 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उन्होंने क्या करा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें 7 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो बनी थी, व्हाट वी से पार्टी बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस पोस्ट से रिजाइन करा। ठीक है, मुस्लिम लीग दे सेलिब्रेटेड इट एज अ डिलीवरेंस डे। ठीक है, ये याद रखना कि मुस्लिम लीग ने इसे डिलीवरेंस डे की तरह क्या करा था, सेलिब्रेट करा था। क्लियर? सो ब्रिटेन वॉज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम यूएस, ठीक है, एंड अदर allied leaders over its own imperial policies in India and also to secure Indian cooperation for the allied war effort। ठीक है, दिस ऑल्सो लेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड क्रिप्स टू इंडिया। बेसिकली यूएस का इतना ज़्यादा प्रेशराइज करने का एक रीज़न ये था कि पर्ल हार्बर करके एक प्लेस थी अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका में, वहाँ पर जापान ने अटैक कर दिया था और इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर यूनाइटेड स्टेट ने ये कहा, उन्होंने ब्रिटेन को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि तुम्हें इंडियंस की सपोर्ट लेनी पड़ेगी अगर तुम्हें यहाँ पर जीतना है तो। क्लियर? तो इसलिए क्रिप्स जो है उसे भारत भेजा गया एंड यहाँ पर क्रिप्स जो है अपने साथ कुछ प्रपोजल लेकर आए और वो प्रपोजल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को भेजने का पर्पस क्या था वो मैं बता दूं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेशन चाहिए इंडियंस का, बिकॉज जापान जितने भी लोगों को हरा चुका था, ब्रिटेन की जितने भी कॉलोनीज को हराया था, वहाँ के लोगों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल फीलिंग थी। ठीक है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं जापान को सपोर्ट करी, ठीक है, वहाँ पर जीतने में, और इसलिए इंडिया का पार्टिसिपेशन अपने आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था। सो फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, Cripps mission had several reasons to come to India, ठीक है, and the reasons are given below। पहला, ब्रिटेन ने साउथ ईस्ट एशिया जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करा एंड जापान का थ्रेट बढ़ता जा रहा था भारत में इन्वेड करने का, ठीक है, इट सीम्ड रियल फॉर देम, हेंस ब्रिटेन भारत का सपोर्ट चाहती थी। पहला पर्पस क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का। दूसरा, ब्रिटेन को उनकी जो भी अलाई पावर्स थी वो सब काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था यूएसए के पर्ल हार्बर पर जापान का अटैक। तीसरा, इंडियन नेशनलिस्ट हैड एग्रीड to support the allied as they hoped for immediate transfer of substantial power and complete independence after the war। देखिए, जब क्रिप्स मिशन आ गया ना अपने प्रपोजल के साथ, पहली चीज़ इंडिया को चाहिए थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पर फिर भी वो डोमिनियन स्टेटस का कंसेप्ट लेकर आए और जो भी प्रपोजल्स लाए उन सब के एंड में ये लिखा था, उन सब के एंड में कंडीशन अप्लाई थी, आपको डोमिनियन स्टेटस तब मिलेगा जब हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड से फ्री हो जाएंगे, आपको ये तब मिलेगा जब हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड से फ्री हो जाएंगे। हर जो भी प्रपोजल था उसके एंड में एक कंडीशन अप्लाई थी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ उसके बाद जो भी आप डिमांड करो उन चीज़ों को फुलफिल किया जाएगा। ऑब्वियसली कोई नहीं मानेगा ना, तुम कंडीशन अप्लाई के साथ चीज़ें लेकर आ रहे हो तो कौन सुनेगा तुम्हारी बात। सो प्रपोजल क्या थे क्रिप्स मिशन के, वो देख लेते। सबसे एक इंपॉर्टेंट वो था डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, ठीक है। तो सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन, ठीक है, दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और टू सीड फ्रॉम इट। तो यहाँ पर ना एक और उन्होंने पॉइंट ये कहा था, प्रिंसली स्टेट्स के लिए मेनली कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम हमसे जुड़ सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या करना था कि अगर तुम ब्रिटेन के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, या इंडिया के डोमिनियन के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर तुम ब्रिटेन के साथ जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, तो तुम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के क्या बन जाओगे, पार्ट बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना लोगों को मेनली प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया गया था कि तुम्हें जैसा करना है तुम वो करो। देखिए, यही चीज़ वो बाद में भी यूज़ करेंगे जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन, ठीक है, दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम
टू रिमेन विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, या तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ जुड़ी रह सकती है, और टू सीड फ्रॉम इट, ठीक है, इट वुड ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। प्लस यहाँ पर इनको एक और इम्पॉर्टेंट राइट ये दिया गया था कि तुम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर सकते हो ताकि तुम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हो कंट्री के लिए, ठीक है। एंड दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस, ठीक है। तो एक हो गया डोमिनियन स्टेटस, दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की, बट कब करेंगे, कंडीशन अप्लाई है जब हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड से फ्री हो जाए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रोविंस एज आई सेड अगर दे आर अनविलिंग टू जॉइन इंडियन डोमिनियन, ठीक है, तो डोमिनियन दे कुड सेपरेट फ्रॉम द यूनियन और वो खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। फिर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सेफ गार्डेड, जो भी पावर का ट्रांसफ़र किया जाएगा और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो भी राइट्स है उसको भी सेफ गार्ड करने की कोशिश की जाएगी बाय द नेगोशिएशंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इन द मीन टाइम अंटिल जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है दैट केम इनटू फोर्स, इंडिया का जो डिफेंस है वुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एंड जो भी पावर्स है गवर्नर जनरल की वो अनऑल्टर्ड रहेगी, मतलब उनके पास जो पावर है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। सो याद रखना तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो आप लोगों को याद रखने हैं वो क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। ओके, पहला डोमिनियन स्टेटस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के राइट दिया था बट विद अ कंडीशन अप्लाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे बात की गई थी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि प्रोविंसेस अगर पार्ट नहीं बनना चाहते हैं इंडियन डोमिनियन का, इंडियन यूनियन का, तो वो खुद को वहाँ से सेपरेट करके अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर। सो ये थे इसके तीन इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स, किसके, क्रिप्स मिशन के। क्लियर। सिग्निफिकेंस की बात करूँ क्रिप्स मिशन की, तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एग्री कर दी थी कि इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जा सकता है, ठीक है। जिसके लिए लड़ रहे थे होम रूल लीग से उसको अब जाके एक्सेप्ट करा है, तो आप सोच लो इतना लेट हो गया, हमको क्यों ही चाहिएगा डोमिनियन स्टेटस, राइट। बट एक सिग्निफिकेंट था इस चीज़ का, क्रिप्स मिशन का। दूसरा, इंडियंस को राइट दे दिया था कि भैया तुम्हारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, बट कब तक नहीं बना सकते, जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड से हम फ्री ना हो जाए, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू द प्रोविंसेस टू बी अ सेपरेट यूनियन, ठीक है, दैट टर्न आउट टू बी द मॉडल फॉर कंट्रीज पार्टीशन इन 1947, और ये चीज़ हम जानते हैं, यही चीज़ वो बाद में भी लेकर आए और जिस कारण से इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, ठीक है। द राइट टू सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ दैट इंडिकेटेड फुल सोवरेनिटी एट लेटर स्टेज, एंड इंटरिम पीरियड में इंडियंस जो है वो गारंटेड अ गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो सिग्निफिकेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा। लाइक डोमिनियन स्टेटस की बात करना वो सबसे बड़ा मजाक किया था जो इंडियंस के साथ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लें तो थ्रू द क्रिप्स मिशन for the first time British government they recognized the right of dominion for India। पहला, Indians were given promise of liberty कि वो खुद का constitution frame कर सकते हैं। Cripps mission, which was a move to appease the Congress, Muslim League and Indian states at the same time, was rejected by all of them, ठीक है। गांधी wanted an undivided India, गांधी जी स्टार्टिंग से एंड तक वो चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग सेपरेट कंट्री चाहती थी अपने लोगों के लिए, दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। कांग्रेस जो है अब फुल कंट्रोल चाहती थी डिफेंस के ऊपर, बट एज दे सेड कि डिफेंस जो है अभी भी किसके अंडर रहेगा, ब्रिटेन के अंडर रहेगा। तो स्टेटिंग दैट अ स्लेव कंट्री कैन नॉट हैव एनी इंस्पिरेशन, ठीक है। मुस्लिम लीग सेड देयर वाज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, उनको ये प्रॉब्लम थी। सिख ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेशन ऑफ प्रोविंसेस। हिंदू महासभा ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज पाकिस्तान का वायरस अभी भी जिंदा था, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, किसने कहा था कि पाकिस्तान का वायरस अभी भी जिंदा है, हिंदू महासभा, ठीक है। दलित्स एंड डिप्रेस क्लास इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज देयर वाज नथिंग न्यू फॉर देम, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोगों को क्रिप्स मिशन के बारे में याद रखने, ठीक है। फेल क्यों हुआ, अरे सब अभी तक समझ ही गए होंगे, डोमिनियन स्टेटस दे रहे यार, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्लियर।
सो प्रपोजल जो था वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल था बाय द ब्रिटिश एंड टू कंजर्वेटिव बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्हें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, ठीक है। मिशन वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिशन को रिजेक्ट कर दिया था, एंड मुस्लिम लीग एंड अदर इंडियन ग्रुप्स एज वेल। क्लियर। हिंदू महासभा एंड लिबरल्स इसके अगेंस्ट थे बिकॉज उनको कुछ यहाँ पे नया देखने को नहीं मिला, एंड द राइट ऑफ स्टेट्स टू सीड इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो है अपोज किया गया था, ठीक है। द डिप्रेस क्लास ऑब्जेक्टेड बिकॉज दे वर अप्रीहेंसिव अबाउट देयर स्टेटस इन अ कंट्री वेयर दे कुड बी इन अ माइनॉरिटी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव कि मिशन फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फॉर इट बाय द वाइसरॉय लिनलिथगो, ठीक है। ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया जो कि उस समय लियो एमरी थे, इन सभी के कारण भी ऐसा माना जाता है प्रॉपर सपोर्ट नहीं था और क्रिप्स मिशन जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, सो ये था हमारा पूरा क्रिप्स मिशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या चल रहा है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था, अब हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंड, पहले हम बैकग्राउंड देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया, ठीक है। और अब भारत को क्या चाहिए था, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए था, उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने स्टार्ट करा क्विट इंडिया मूवमेंट कि भारत छोड़ कर जाओ, ठीक है, हमें क्योंकि चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो पहले थोड़े बहुत फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अगस्त क्रांति एंड भारत छोड़ो मूवमेंट, ठीक है। किसने स्टार्ट करा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट करा था इन लीडरशिप ऑफ गांधी जी। बैकग्राउंड की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है ऑलरेडी फेल हो चुकी थी। Sir Stafford Cripps had left to Britain in April 1942. By now, it was clear that British government जो है was not ready to provide any real constitutional reforms during World War II. Clear? तो now the situation in front of Indian rule. अब इंडिया के सामने ना दो सिचुएशन थी। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि ये हमें कोई भी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं देना चाहते, कोई भी रियल पावर हमें नहीं देना चाहते, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चल रहा है उस दौरान, क्योंकि हर चीज़ के साथ कंडीशन अप्लाइड थी, ठीक है। तो अब जो है इंडियंस के सामने दो सिचुएशंस जो आ गई थी। पहला कि क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद इंडियंस कुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तो ऑब्वियस था बहुत ज़्यादा। दूसरा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया जो है उनको ये डर था कि कहीं जापानीज आर्मी भारत पर आके अटैक ना करते, ऑब्वियसली ये भी एक डर था। तो ये दो सिचुएशन जो है उस समय भारत के ऊपर मंडरा रही थी। सो एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इन केस ऑफ जापानीज अटैक नॉट ओनली ब्रिटेन बट इंडिया जो है और इंडियन पीपल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, और ये भी कहीं ना कहीं लोग फेमिलियर थे इस चीज़ से। सो जापान एंड ब्रिटेन वो फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। जापान का ओनली रीजन भारत पर अटैक करने का वो था कि भारत जो है कॉलोनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एंड जापान ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वहाँ सभी पर अटैक कर चुका था, और अब इंडिया पर अटैक का डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू इंडियाज पावरफुल इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी बुरे फेज से निकल रही थी। इसी दौरान गांधी जी जो है उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है उसे पास करा, ठीक है। सो गांधी जी को खुद को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत में प्रेजेंस के होने के कारण हम ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं जापान को कि भैया तुम आओ और हमें इन्वाइट करो, बिकॉज गांधी जी वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द फैक्ट कि इंडिया जो है एक कॉलोनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि जापान इज ऑब्वियसली गोइंग टू इन्वेड इंडिया, राइट। सो गांधी जी इस चीज़ को समझ चुके थे। तो भारत को जापानीज अटैक से बचाने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए गांधी जी ने जो है उन्होंने एक सोल्यूशन सोचा, और उन्होंने ये सोचा कि अब जो है हमें फोर्सफुली ब्रिटिश को भारत से निकालना होगा विदाउट एनी डिले, वरना भूल जाओ कि भारत पे एक तो पहले ही ब्रिटिश रूल कर चुका है, और अगर जापान ने अटैक कर दिया, राइट, तो इंडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। और किसके कारण होंगे, विद द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। सो इन जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो वर्धा में मिलती है। कब,
जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी दे मेट एट वर्धा, ठीक है, गुजरात में। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे वर्धा रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया जाने वाला था तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन कहाँ पर हुआ था, तो वो वर्धा में हुआ था, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसे पहले वर्धा रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया था, एंड बाद में इट पॉपुलरली केम टू नोन एज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है। सो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस दे डिसाइडेड टू इनिशिएट अ मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, राइट। सो यहाँ पर वॉइसेस अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट विद इन कांग्रेस की बात करें तो, राइट, तो इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी इन कांग्रेस जो है वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन से कन्विंस है, ठीक है। देयर वर अ सेट ऑफ पीपल विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्हें लगा कि यार ये इनिशिएटिव गलत है, ठीक है, ये सही टाइम नहीं है इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट करने का। देखो, कुछ लोगों की ये सोच थी कि यार ऑलरेडी ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन में फंसा हुआ है, अगर इस टाइम पर उन्हें उंगली करी ना तो ये हो सकता है कि जो डोमिनियन स्टेटस भी दे रहे थे ना वो तक नहीं देंगे हमें, ठीक है। कुछ लोगों की सोच में ये था और वही लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाकी कुछ लोगों का हमेशा रहता है कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, ठीक है, कि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज़्यादा इंडिया कहाँ कहाँ ध्यान देंगे, भारत में भी ध्यान दे, वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें भी ध्यान दे, कितनी जगह ध्यान देगा ये छोटा सा ब्रिटेन, राइट। तो गांधी जी की ये सोच थी कि अभी जो है इट्स हाई टाइम, अभी रिवोल्ट कर दिया तो ब्रिटेन परेशान होकर उनको फोर्सफुली एक तो यहाँ से निकालो और खुद ही क्या कर देगी, हमको आज़ादी दे देगी, ठीक है। सो ये चीज़ हम समझ गए कि कुछ लोगों का ये मानना था कि ये सही टाइम नहीं है अभी मूवमेंट को स्टार्ट करना, ठीक है। वो लोग कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जिन्होंने इस कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था इन हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनिशिएशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ही बिलीव दैट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अभी बिजी है, राइट। एट दिस टाइम अगर हम लोग मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो इट कैन वीकन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो कैन मे लीड टू द सिचुएशन दैट जापान और जर्मनी भी आकर भारत में इन्वेड कर सकते हैं, क्लियर। तो सी राजगोपालाचारी ही फेल दैट क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट व्हाट गांधी जी फेल, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करा, राइट। सो फाइनली ये फर्स्ट लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट और लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, ठीक है। गांधी जी ने एक मीटिंग करी थी ग्वालियर टैंक बॉम्बे और यहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये करेंटली ये जो ग्वालियर टैंक है इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो करेंटली मुंबई में, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे गैदर्ड टू हियर गांधी जी कि वो क्या कहना चाह रहे हो। यहीं पर ऑफिशियली गांधी जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च करा और उन्होंने स्लोगन दिया, करो या मरो, अभी नहीं करोगे तो मरोगे, ठीक है। सो करो या मरो स्लोगन जो है गांधी जी ने यहाँ पर दिया। इन हिज स्पीच गांधी जी ने ये प्रॉमिस किया कि दिस टाइम ही इज़ नॉट विलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन, मतलब उन्होंने ये क्लियर किया था कि जैसे हर बार क्या होता था, वायलेंस होता था तो गांधी जी क्या कर लेते थे, स्टेप बैक कर लेते थे, वो जो भी मूवमेंट चल रहा होता था उसे क्या कर लेते थे, उसे विड्रॉ कर लेते थे। बट इस टाइम गांधी जी ने कहा कि मैं किसी भी तरीके की किसी भी नेगोशिएशन करने की इच्छा में नहीं हूँ, ठीक है, मैं इच्छुक नहीं हूँ इस चीज़ को करने का। एंड इसलिए गांधी जी ने लोगों को एक अच्छी सी स्पीच दी, उन लोगों को मोटिवेट करा कि हाई टाइम है, करो या मरो, ठीक है। सो बिकॉज नाउ गांधी जी वॉज नॉट रेडी टू सेटल एनीथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वाइल गिविंग द स्लोगन डू और डाई टू द पीपल ऑफ इंडिया। गांधी जी अपील्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट दिस टाइम ईदर द पीपल ऑफ इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस और दे विल डाई इन एफर्ट ऑफ अचीविंग इट, ठीक है। उन्होंने कहा कि या तो भारत के लोगों को आज़ादी मिल जाएगी या तो भारत के लोग आज़ादी के डिमांड करते करते मर जाएंगे, बट इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना गांधी जी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है लोगों को दिए थे अलग अलग सेक्शन को, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वाज आल्सो नॉट टू लिव देयर जॉब। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है तुम जॉब मत छोड़ो, इंस्टेड तुम जो है जॉब पे रहते हुए काम ना करो, ठीक है, और तुम्हारा सपोर्ट जो है स्ट्रांगली कांग्रेस को दो, ठीक है, जॉब पे रहते हुए। ये चीज़ कही पहली चीज़ उन्होंने सोल्जर्स से कहा, सोल्जर्स वर आस्क्ड नॉट टू लीव देयर पोस्ट एंड डिसओबे जो भी ऑर्डर्स उनको दिए जा रहे हैं उसे, ठीक है, वेयर दे वर आस्क्ड टू फायर एट देयर ओन कंट्रीमैन। अगर उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम तुम्हारे खुद के लोगों के ऊपर फायरिंग करो तो तुम डिसओबे कर दो, ठीक है। पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड से कहा गया था कि तुम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू मत पे करना, ठीक
ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग सेक्शन के लोगों को अलग अलग जो है इंस्ट्रक्शंस दिए थे, राइट। गांधी जी ने ही गेव एन इंस्ट्रक्शन टू एवरीबडी हु विश टू जॉइन द मूवमेंट। इट इज़ पॉसिबल दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट कांग्रेस की लीडरशिप जो है मे नॉट बी एबल टू इशू इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस टू द पीपल एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, बिकॉज गांधी जी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जैसे ही एक मास मूवमेंट को शुरू किया जाएगा, इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देगी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। इसलिए गांधी जी पहले से ही इंस्ट्रक्शन देके बैठे हुए थे कि अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रही है जहां पर आपको दिख रहा है कि कोई आपको लीड करने वाला नहीं है, तो आप लोग पीछे मत हटना, ठीक है। यू कैन लीड योरसेल्फ, तुम खुद को गाइड कर सकते हो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ही सेड इट इज़ पॉसिबल दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन जो है नहीं मिल पाएगा या गाइडेंस नहीं मिल पाएगा कि इस मूवमेंट में आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पीपल जो है, जो लोग हैं, ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड कि वो अपने डिसीजंस खुद लें और खुद को, ठीक है, खुद को एज ए लीडर समझकर मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, ठीक है। कंसिडर देमसेल्व्स एज फ्रीड सिटीजन ऑलरेडी। सो ये चीज़ यहाँ पे गांधी जी ने कही। अब क्विट इंडिया मूवमेंट आगे प्रोग्रेस कैसे करा, ठीक है। सो विद इन फ्यू आवर्स ऑफ गांधी जी की स्पीच, एंटायर कांग्रेस लीडरशिप इंक्लूडिंग गांधी जी सभी को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। प्रेस वॉज गैग्ड, ठीक है। स्पेशली 2 न्यूज़पेपर्स जो कि गांधी जी पब्लिश करते थे, वो था हेरिजन एंड नेशनल हेराल्ड, ठीक है। दीज 2 न्यूज़पेपर्स वर बैंड फॉर द एंटायर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। हाउएवर अदर न्यूज़पेपर्स वर ऑल्सो बैंड फॉर सम टाइम, ठीक है। विद इन 6 to 7 वीक्स, 6 से 7 वीक के लिए मूवमेंट जो है अपने पीक पर था, ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। देयर वर लार्ज नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड रिलेटेड टू वायलेंस, रीजन बीइंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉइन द मूवमेंट बट देयर वाज नो लीडर टू गाइड देम, बिकॉज सभी लीडर्स जेल में थे। तो यहाँ पे वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, बट स्टिल गांधी जी प्रॉमिस कर चुके थे कि वो किसी भी तरीके का निगोसिएशन नहीं करेंगे, राइट। तो इन्होंने यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई या मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है आपके लिए कि हाँ, मेजर हाइलाइट्स क्या थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, राइट। सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस इंडियन फ्लैग्स जो है वाज अनफर्ल्ड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। क्राउड वर टारगेटिंग टू डिसरप्ट ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स को रिमूव कर दिया गया था, टेलीग्राफ लाइंस को डिस्टर्ब कर दिया गया था, टेलीफोन लाइंस पे आग लगा दी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिजेस को भी तोड़ दिया गया था। देयर वाज 1600 इंसिडेंट्स ऑफ कटिंग telegraph lines reported at Karnataka alone. So major highlights of Quit India movement was setting up of parallel government at multiple places, ठीक है। बहुत सारे जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट तक इस्टेब्लिश कर दी गई थी और यही सबसे मेजर हाईलाइट था क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात को डिनाई करके खुद की गवर्नमेंट्स जो है अलग अलग प्लेसेस पर इस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। इन सम प्लेसेस द रेवोल्यूशनरीज मेड देयर लोकल एरियाज इंडिपेंडेंट, और मतलब उन्होंने खुद को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर दिया था, अपने खुद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को वहाँ से भगा निकाला था, ठीक है। स्टूडेंट्स दे लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेज, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। सो एक ये पॉइंट है कि बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी इस दौरान चल रही थी, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट। दिस आल्सो इंक्लूड जैसे कि यूज़ ऑफ कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है। उषा बहन जो है important personality related to Quit India movement, ठीक है। She managed to start this Congress radio broadcast, ठीक है। तो ये कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट किसने स्टार्ट करा था? तो उषा बेन ने इसे स्टार्ट करा था। किसकी मदद से? ननका मोटवानी की मदद से, ठीक है, जो कि शिकागो रेडियो स्टेशन जो कि अमेरिका में थे उसके ओनर थे। उनकी मदद से उषा बेन ने कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करा था, जहाँ से ना ये अंडरग्राउंड एक एक्टिविटी थी जिसके थ्रू, इस रेडियो के थ्रू ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करती थी, अलग अलग मैसेजेस स्प्रेड करने का काम करती थी। यार इस टाइम पर हम यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करने वाले, एंड ब्रिटिशर्स इसको ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, बट वो इस अंडरग्राउंड एक्टिविटी को ट्रेस ही नहीं कर पाए थे। द बेस्ट पार्ट वॉज दिस, क्लियर। सो एज ऑल द मेजर लीडर्स वर इन जेल, ठीक है, नंबर ऑफ यंग लीडर्स दे केम टू 4, ठीक है। टू नेम अ फ्यू, जैसे कि अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बिजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोग जो है यंग लीडर्स फाइनली यहाँ पर अब पिक्चर में आते हैं, क्लियर। जिसमें से आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो,
राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी का फास्ट, राइट। तो इन ये सब चीज़ों के चलते हुए फरवरी 1943 में द न्यूज़ स्टार्ट स्प्रेडिंग कि गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट क्या करा है, स्टार्ट करा है, ठीक है। गांधी जी का फास्ट जो है दैट वाज आल्सो एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिकली वो प्रेशराइज करना चाहते थे उनको, और देखिए it was an act of protest against British government's act of pressurizing him to condemn the violence। बेसिकली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, बिकॉज उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया था लोगों से कि वो इस टाइम नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्लियर। तो वो यहाँ पे किसको गिल्टी ठहरा रहे थे, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह रहे थे कि यू आर एट फॉल्ट, कि तुम इस तरीके से हमारे लोगों को प्रेशराइज करो कि उनको वायलेंस पर उतरना पड़ रहा है, क्लियर। तो इसलिए उन्होंने 21 डेज का फास्ट जेल में शुरू करा था, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्सिंग हिम टू कंडेम द वायलेंस एंड स्प्रेड अक्रॉस ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट, but this time Gandhi ji did not condemn the violent activities of revolutionaries, rather he held British government responsible for this violence। as I said, उन्होंने कहा कि गलती आपकी है, आप हमारे देश के लोगों को प्रोवोक कर रहे हो और इतना उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हो कि उन्हें वायलेंस पर उतरना पड़ रहा है, ठीक है। So news of Gandhi ji fast that gave new energy to the movement, ठीक है। demonstrations, strikes जो है started all over as Gandhi ji's health was not so good, so out of concern thousands of appeals जो है from all over India and even from abroad that started reaching government's mailbox, ठीक है। so on 6th May 1944 गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया गया था ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, बिकॉज अगर गांधी जी की डेथ हो जाती इस पर्टिकुलर टाइम पर तो शायद इससे भी बुरा मूवमेंट जो है भारत में देखने को मिलता, एक एंगर भारत में देखने को मिलता जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक नहीं पाती, और इसी डर के कारण गांधी जी को रिलीज करना पड़ा, ठीक है। सो आउटकम क्या था इस मूवमेंट का? आफ्टर गांधी जी ही केम आउट ऑफ जेल इन May 1944, मूवमेंट स्लोड डाउन, ठीक है। एंड व्हेन इन June 1945 लॉर्ड वेवल ही केम अप विथ हिज प्लान, दैट इज वेवल प्लान, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वॉज फॉर्मली एंडेड। तो यहाँ पर वेवल प्लान जो है लॉर्ड वेवल लेकर आए थे और इसी के थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, क्लियर। तो दिस इज हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट एंडेड एंड दिस इज हाउ हमारा आज का लेक्चर ऑल्सो एंडेड। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कहाँ पूछेंगे मुझसे डाउट? कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इसी के साथ आ जाता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आज एक की जगह आप लोगों को 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। प्लस इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि कौन सी डेट को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ठीक है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। तो इन दोनों का ही जवाब आप लोग कहाँ लिखेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट भी है तो कहाँ पे पूछेंगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।